हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो क्लास है वो मैं होम साइंस के स्टूडेंट को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनकी डिमांड आ रही थी कि सर आपने लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर किया है, सबकी हेल्प की है, तो हमारे होम साइंस का जो गृह विज्ञान का एग्ज़ाम है उसके लिए भी अगर आप क्लास लाए तो मैंने कहा क्लास तो अरेंज नहीं हो पाएगी, स्टूडेंट कम ज़्यादा रहते हैं, बट हाँ प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूर दूंगा और ये प्रॉमिस मैं पूरा करता हूँ। यहाँ इस क्लास में मैं बीए की सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट को महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ। सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न ही नहीं, मॉडल पेपर दे रहा हूँ। सिर्फ मॉडल पेपर ही नहीं, मैं ए पार्ट का सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ और आशा यही है मेरी कि ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम में काम का है। ओके, और बाकी नोट जो है वो आप हमारी ऑफिशियली ऐप क्लासेस ऐप से ले सकते हैं। तो फिलहाल ये प्रयास जो आप तक पहुंच रहा है मेरा, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने अदर ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके भी होम साइंस में बेड़ा पार हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर की। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर के होम साइंस के हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। इसी तरह से फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के मैं दोनों सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, मतलब मॉडल पेपर ही एकदम सटीक और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। देखिए, तो बात करते हैं सबसे पहले बीए की बात करें तो देखिए, बीए होम साइंस सेकेंड सेमेस्टर के लिए, और ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर मॉडल पेपर है, यानी रियल पेपर के अकॉर्डिंग ही बनाया गया मॉडल पेपर है। पैटर्न वगैरह जो है ना वो फॉलो किया गया है। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न, वेंटिलेशन, नहीं संवंत से क्या समझते हैं? वेंटिलेशन लगा होता है ना, यस बिल्कुल वही। देखो, वेंटिलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी बंद स्थान या कमरे की अशुद्ध वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध और ताजा हवा का निरंतर प्रवाह किया जाता है। मतलब आपने देखा होगा मकान के ऊपर थोड़ी सी खिड़की होती है, वो वेंटिलेटर का काम करती है ताकि स्वास्थ्य अनुकूल रहे। दूसरा प्रश्न है कि पानी की स्थायिता, पानी के अंदर जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए कोई दो मेथड। देखिए, पानी की स्थायी कठोरता को परम्यूट विधि, कौन सी? परमिट विधि, या सोडा एस, या काल्गन विधि के द्वारा इसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। इसी तरह से बात करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य उद्देश्य क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो ध्यान रखना, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी लोगों को स्वास्थ्य स्तर पर हर संभव अच्छा उठाने, यानी स्वास्थ्य विश्व के हर एक मानव का स्वास्थ्य बेहतर बनाना इनका काम है। और वैश्विक महामारियों व स्वास्थ्य संबंधियों का समस्या है उसका प्रबंधन करना। देखो, जैसे आपको पता हो कोविड-19, उस समय WHO का काम विश्व स्तर में काफी सराहनीय था। नेक्स्ट है कि भाई यूनिसेफ जो एक संस्था है, इसका मुख्य रूप से किस के कल्याण के लिए काम करती है? यूनिसेफ। तो ध्यान रखो, यूनिसेफ जो है मुख्य रूप से विकासशील देश, भारत जैसे जो देश है, न कि अमेरिका जैसे, इन देशों में बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य, उत्तम पोषण, प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छता और उसकी सुरक्षा को लेकर, यानी एक मानव के जो बेसिक नीड है, क्योंकि विकासशील देश सक्षम नहीं है कि हर एक की सहायता कर पाए, तो WHO इसका प्रयास करता है। आगे है, गर्भावस्था के दो प्रमुख प्रारंभिक लक्षण बताइए। गर्भावस्था, यस। देखो, गर्भावस्था के दो प्रमुख प्रारंभिक लक्षण होते हैं। पहला तो मासिक धर्म जो है वो बंद हो जाता, ब्लीडिंग। दूसरा, सुबह के समय या तो जी मचलाता है या उल्टी होना, जिसको कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। इससे पता लगता है कि शी इज अ प्रेग्नेंट, मे बी प्रेग्नेंट। ओके, नंबर 6, प्री एक्लेम्पिया स्थिति के मुख्य लक्षण क्या हैं? ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक विषाक्त स्थिति है, जहरीली स्थिति है, क्योंकि जिसके तीन मुख्य लक्षण होते हैं। एक तो हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में अत्यधिक सूजन, एनेमा, और मूत्र में प्रोटीन का आना। क्लियर? आगे नेक्स्ट है कि शिशु के कोलेस्ट्रॉल क्यों महत्वपूर्ण होते हैं छोटे बच्चे के आफ्टर डिलीवरी? तो प्रसव के तुरंत बाद माँ के स्तनों से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, कोलेस्ट्रम। और इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज होती हैं जो नवजात शिशु को विभिन्न संक्रामक रोगों से बताती है। यानी एक ऐसा फूड जो
उसकी दवाई का भी काम करता है और उसकी एनर्जी का भी काम करता है, और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑल थिंग ये होता है। फिर है 8, दूध छुड़ाना या वीनिंग किसे कहते हैं? जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर भी अगर वो दूध पीता है माँ से, तो फिर उसे छुड़ाने की प्रक्रिया को वीनिंग कहते हैं। जब शिशु को माँ के दूध के साथ साथ धीरे धीरे बाहरी ठोस और अन्य ठोस पूरक पदार्थ भी अब खाने चाहिए, मतलब धीरे धीरे उसे सब्जियां रोटी वगैरह उस पर भी फ्लो होना चाहिए। तो इसके लिए उबली सब्जियां, दलिया या खिचड़ी देना शुरू करो तो उसमें वीनिंग कहते हैं। यानी उस तरह से शुरुआत में उसे हल्का भोजन, सब्जियां, दलिया, खिचड़ी दें, तो धीरे धीरे वो दूध से उसकी ओर लाइन कर पाता है। नेक्स्ट बात करें तो प्रभावी संचार के मुख्य 4 तत्व। प्रभावी संचार यानी कम्युनिकेशन। यस, तो प्रभावी संचार के मुख्य 4 बुनियादी तत्व हैं, जिसमें पहला है सेंडर, हेलो करते यानी पहला सेंडर भेजने वाला। दूसरा भेजा जाता है वो मैसेज। तीसरा मीडियम, किसके जरिए वो बात आगे तक पहुंच रही है, वो मीडियम चैनल। और फिर आगे है रिसीवर, जो आगे सुनने वाला है। तो यानी एक अच्छा कम्युनिकेशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे द्वारा आप तक पहुंच रहा है, जो पहुंच रहा है वो है मैसेज, और किसके माध्यम से, जगह ऑनलाइन, फिर आगे वाला उसको सुन रहा है, तो ये होता है कम्युनिकेशन बेटर। अब नेक्स्ट है कि संचार के 7 CS में किन्हीं 3 के नाम बताइए। आप बस पूरे के पूरे 7 CS क्या है उसके नाम याद जरूर कर लेना, ठीक है। संचार को प्रभावी बनाने के लिए CS में प्रमुख रूप से आते हैं। एक C का मतलब होता है क्लियरिटी, फिर दूसरे C का मतलब है संक्षिप्तता, और तीसरा है कंप्लेंटेंस यानी पूर्णता। इस तरह से सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो शॉर्ट क्वेश्चन थे 10 मॉडल पेपर के, वो बता दिए। अब पार्ट बी के जो प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। हमने कोशिश करी है कुछ अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में आ जाए। देखिए पार्ट बी इकाई फर्स्ट, वायु में पाई जाने वाली मुख्य अशुद्धियां के स्रोत क्या है? दोषपूर्ण वेंटिलेटर या अत्यधिक भीड़ भाड़ का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? विस्तार से समझाना। दूसरा प्रश्न है कि जल की संरचना, उसके मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। और पानी की कठोरता से क्या अभिप्राय है, इसे दूर करने के लिए विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। तीसरा अच्छा प्रश्न है, मतलब 30 यूनिट से है, कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं? रोगों के फैलने के विभिन्न माध्यम और मानव शरीर पर रोगों के प्रवेश के मार्गों का सविस्तार वर्णन कीजिए। फिर दूसरी यूनिट से है कि स्कूल स्वच्छता और गांव की स्वच्छता के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम के रूपरेखा स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य में रेड क्रॉस सोसाइटी की जो भूमिका है उसका भी वर्णन आ सकता है। फिर है यूनिट थर्ड कि मानव प्रजनन प्रणाली के मुख्य अंगों की शारीरिक रचना और प्रजनन के शरीर विज्ञान का विस्तृत वर्णन कीजिए। और नंबर 6 जो रहेगा यूनिट थर्ड से, प्रसव पूर्व माँ की देखभाल क्यों आवश्यक है? एक गर्भवती महिला के लिए उचित आहार, आराम, व्यायाम, वस्त्र और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में क्या जरूरी सलाह है, वो आपको यहाँ बतानी है। फिर यूनिट 4 जो है कि नवजात शिशु के आगमन और प्रसव की तैयारी किस प्रकार की जानी चाहिए, और प्रसव वो तक यानी जब डिलीवरी हो रही है उस अवधि के दौरान माँ की देखभाल के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कीजिए। फिर है नंबर 8 कि शेषवा काल में, यानी बच्चा जो बिल्कुल शिशु होता है, तो उस समय सामान्य जो पाचन संबंधी गड़बड़ियां होती है, जैसे दस्त, कब्ज, उल्टी, पेट फूलना के इनके कारण और उसके उचित प्रबंध के उपाय बताइए। और अंतिम जो यूनिट 5 जो है उसमें है कि क्या संचार एक कला है, विज्ञान है? प्रभावी संचार के उद्देश्य पर एक अच्छे से व्यापक विचार स्पष्ट कीजिए। या फिर नेक्स्ट रहता है, नोट कर लीजिएगा, कि आधुनिक युग में सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों जैसे मोबाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया का रचनात्मक महत्व बताइए। तो आपके एग्जाम में अगर झंडे गाड़ने हैं तो इन प्रश्नों को पहले ही तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल आप यकीनन अच्छा कर पाओगे। यस, तो जैसे कि अब इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर का सिलसिला है और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ये विशेष मॉडल पेपर है जो तैयारी करते हैं, तो शानदार होगा आपका एग्जाम। तो उसी शानदार तैयारी में मोस्ट ऑफ प्रश्न जो मिले इस मॉडल पेपर से, उम्मीद के साथ आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ नोट कर लीजिएगा। क्योंकि BA 4th सेमेस्टर की अगर बात करें तो पेपर का नाम है फूड्स एंड न्यूट्रिशन साइंस, ठीक है ना। देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है पार्ट ए में मॉडल के टाइप में, कि कार्बोहाइड्रेट का शरीर में मुख्य क्या कार्य होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को तत्कालिक ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करना। शरीर के भीतर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। दूसरा, आहारीय रेशे मानव स्वास्थ्य के लिए क्यों उपयोगी है? आहारीय रेशे यानी रेशेदार भोजन, आहारीय रेशे भोजन का अपाच्य भाग होते हैं जो आंतों की गतिशीलता को बढ़ाते हैं और कब्ज को दूर करते हैं।
रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करते हैं। इसी तरह आगे बात करें, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाले दो प्रमुख रोग जो हैं, एक तो प्रोटीन और ऊर्जा की तीव्र कमी से होता है क्वाशीकोर रोग, दूसरा मेरामस नामक गंभीर कुपोषण बीमारी होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन दक्षता, ईपीआर क्या है? यह प्रोटीन की गुणवत्ता मापने की विधि है जो यह दर्शाती है कि खाए गए प्रोटीन के प्रति ग्राम के अनुपात में शरीर के वजन में कितनी वृद्धि हुई है। फिर है वसा की कमी या अधिकता से होने वाली एक एक समस्या। देखो, वसा की कमी से त्वचा रुकी व फेडोडामी होने लगती है, जबकि उसकी अधिकता से शरीर में मोटापा और हृदय का खतरा बढ़ता है, हृदय रोग। फिर बेसल मोटाबॉलिक रेट बीएमपीआर का स्पष्ट वर्णन क्या है? तो देखिए, पूर्ण शारीरिक और मानसिक विश्राम की स्थिति में शरीर की अनिवार्य अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन आदि को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता को बीएमआर कहते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू किसे कहते हैं? क्योंकि भोजन के विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के शरीर के भीतर पूरी तरह पचने और ऑक्सीकृत होने पर मिलने वाली वास्तविक ऊर्जा को फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिनों के नाम बताइए। देखो, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के, और जल में घुलनशील विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। फिर एनीमिया, रक्त अल्पता किस खनिज तत्व की कमी से होता है? देखो, एनीमिया यानी रक्त की कमी। तो एनीमिया मुख्य रूप से शरीर में आयरन, लोहे, रक्त की कमी के कारण होता है, जिससे रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है और गंभीर बीमारी होती है, लगने पर ब्लड है ना कंट्रोल नहीं होता है। आगे, मानव शरीर में जल संतुलन से क्या तात्पर्य है? शरीर में विभिन्न माध्यमों से प्रवेश करने वाली जल की मात्रा शरीर के विभिन्न रूपों जैसे मूत्र, पसीना आदि में उत्सर्जित होने वाले जल की मात्रा के बीच में सामंजस्य को संतुलन कहते हैं। यानी पानी ड्रिंकिंग करना और उसका वापस बाहर निकलना, उनके बीच कंट्रोल होना। अब पार्ट बी से तो बड़े प्रश्न है। देखिए, पहला है कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना और वर्गीकरण का सविस्तार वर्णन कीजिए और हमारे दैनिक आहार में इसके कार्य और स्रोतों का प्रकाश डालिए। नंबर 2 है कि आहारीय रेशे जैसे डायरीज फाइबर किसे कहते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों, विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन में इसके महत्व की विवेचना करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2, प्रोटीन के मुख्य कार्यों और आहारीय रेशों का विस्तृत वर्णन कीजिए, या इसके अलावा प्रोटीन की जो गुणवत्ता का जो मूल्यांकन करने वाले विभिन्न तरीके जो होते हैं जैसे ईपीआर, एनपीयू, बीयू क्या है, इसको समझाना है। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और बच्चों में प्रोटीन कुपोषण के कारण लक्षण, उसके निवारण के उपाय। वेरी वेरी मोस्ट है। इकाई 3 से है वसा का रासायनिक संगठन और वर्गीकरण क्या है, और वसा की कमी या अधिकता से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का सविस्तार वर्णन कीजिए। नेक्स्ट नंबर 6 है कि हमारे दैनिक आहार में वसा के मुख्य कार्यों और दैनिक आवश्यकता का उल्लेख कीजिए और वसा के मुख्य आहारीय स्रोतों की सूची बनाइए। नंबर 6 है, मतलब यूनिट 4 से जो 7 नंबर है, वो शरीर में ऊर्जा विनिमय को मापने के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों जैसे बम कैलोरीमीटर का विस्तार वर्णन कीजिए। फिर बेसल मोटाबॉलिक रेट का परिभाषित कीजिए। बीएमआर को मापने के तरीकों और उसे प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट यूनिट 5 से धमाकेदार है कि वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई, के कार्य, दैनिक आवश्यकता और स्रोतों तथा उसकी कमी से होने वाले रोगों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसी के तहत अंतिम प्रश्न है कि हमारे शरीर के लिए प्रमुख खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, आयोडीन के महत्व, उसके आहारी स्रोत और कमियों के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो अंतिम समय पर दिया गया अंतिम इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए हमेशा शानदार रहा है, तो इसे चूकना मत। अपनी जो भी तैयारी करो इसमें ये ऐड कर लेना। ओके, तो देख लीजिए 6 सेमेस्टर का यहाँ पर पहले देख लीजिए 2 पेपर है 6 सेमेस्टर के। एक पेपर है ये कि टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के अनुसार फाइबर, रेशे और यार्न धागे में क्या अंतर है। तो देखो, फाइबर वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी बुनियाद और प्राथमिक इकाई होती है, जबकि कई फाइबर को एक साथ मिलाकर खींचकर एटन या ट्विस्ट को एक निरंतर लंबा धागा बनाया जाता है, उसे यार्न कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा है कि कपास यानी कॉटन रेशे की दो भौतिक विशेषता बताइए। तो पहला है कि कपास रेशा प्राकृतिक रूप से छोटा स्टेपल होता है, इसमें नमी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है और यह भीगने पर अत्यधिक मजबूत हो जाता है, इसलिए कपास सूती उद्योग है नमी इलाकों में होता है। फिर है रेयन को कृत्रिम रेशों आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं? क्योंकि रेयन एक मानव निर्मित पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेशा है जिसके चमक, खिसकनाई और लटकन ड्रेप जो होता है वो बिल्कुल प्राकृतिक रेशे जैसा है, लेकिन यह उससे बहुत सस्ता भी होता है। फोर्थ है फेल्टिंग और निटिंग वस्त्र निर्माण तकनीकी में क्या अंतर है। तो देखिए,
फेल्टिंग में रेशों को नमी, गर्मी और दबाव के द्वारा आपस में उलझा कर सीधे कपड़े बनाए जाते हैं, जबकि निटिंग में एक ही धागे के लूप फंदे आपस में फंसाकर कपड़ा तैयार किया जाता है। नंबर 5 है कि मर्सराइजिंग परिसज्जा सूती कपड़ों पर क्यों की जाती है। तो देखिए, मॉइस्चराइजिंग एक रासायनिक परिचर्या है जिससे सूती वस्त्र की चमक, मजबूती, चिकनाई और रंग ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक वृद्धि होती है। मॉइस्चराइजिंग जो होता है कपड़ों को एकदम प्रेस की तरह की टेक्नोलॉजी है। फिर एक क्रॉस डाइंग से क्या तात्पर्य है। जब दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के रेशों से बने निर्मित कपड़े को एक ही रंग के घोल में डाला जाता है तो अलग अलग रेशे अपनी प्रकृति के अनुसार रंग और शेड लेते हैं, तो उसे क्रॉस ड्राइंग कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट। फिर राजस्थान और गुजरात के किन्हीं दो प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र कढ़ाइयों के नाम बताओ। देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र बांधनी ट्राई एंड ड्राई होता है, और गुजरात का पटोला एवं कच्छ की कढ़ाई विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि मौसम के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मौसम के अनुसार वस्त्र चुनने का समय कपड़े की प्रकृति पर होता है, जैसे गर्मियों में ठंडे सूती वस्त्र और सर्दियों में गर्म ऊनी कपड़ा। रंग की गर्माहट और शीतलता और पहनावे के आधार पर ध्यान रखना सही है। नंबर 9, कपड़े धोने से इस्तेमाल होने वाले किन्हीं दो रेजिडेंट के नाम उसका नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, ब्लिस कपड़े सफेद कपड़ों का पीलापन दूर करने में सफेदी लाने के लिए होता है। स्ट्रास जो कलप होता है सूती कपड़ों को कड़ापन और नया जैसा रूप देने के लिए। नंबर 10 जो है कि धुले हुए कपड़ों को स्टोर करते समय फफूंदी और कीड़ों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उत्तर है कि कपड़ों को पूरी तरह सुखाकर नमी रहित टी स्टोर करना चाहिए, एवं अलमारी में नीम में सूखी पत्तियां या नेपथलीन कपूर की गोलियां रखनी चाहिए। तो ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चन 6 सेमेस्टर के पार्ट बी के। देखो, यूनिट वाइज टेक्सटाइल फाइबर यानी वस्त्रों उपयोगी रेशा का विस्तृत वर्णन के लीजिए। फिर कपास तथा रेशम दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, तो रेशे की उत्पत्ति के निर्माण प्रक्रिया, इसकी मुख्य विशेषता का सविस्तार वर्णन करना है। दूसरा यूनिट से है कि नायलॉन के रेशे निर्माण की विधि, इसके गुणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। या फिर धागों का वर्गीकरण कीजिए। और फैब्रिक कंस्ट्रक्शन यानी वस्त्र निर्माण की विभिन्न तकनीकों जैसे विविंग और बॉन्डिंग को समझाना है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 4 के बाद थर्ड सेकंड के बाद थर्ड कि वस्त्र परिसज्जा से क्या अभिप्राय है। सनफ्लोराइजिंग, वाटर प्रूफिंग और मॉथ प्रूफिंग परिसज्जा को विस्तार से समझाना बेस्ट प्रश्न है। वस्त्र सफाई की विभिन्न विधाओं का वर्णन कीजिए। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, बाटिक की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। वेरी वेरी मोस्ट। इकाई 4 भारत के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक वस्त्रों पर एक विस्तृत लेख लिखिए, जैसे कश्मीर के शॉल, पंजाब की फुलवारी, उत्तर प्रदेश के ब्रोकेड, ऐसे है ना। फिर नंबर 8 है कि घर के लीलन, एप्पल और कर्टन जो होते पर्दे का चुनाव करते समय आयु, बजट, अवसर और टिकाऊपन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए घर के लिए जब कोई कपड़े लेते हैं इस प्रकार के। फिर अंतिम यूनिट है कि वस्त्रों की धुलाई में जल, साबुन, डिटर्जेंट की क्या भूमिका बताना है। या फिर नंबर 10 है कि घर पर विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांतों और आसान ड्राइंग क्लीनिंग की घरेलू विधियों की व्यवस्था कीजिए। अब 6 सेमेस्टर में एक और सिलेबस है, उसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए। मील प्लानिंग और क्लीनिंग न्यूट्रिशन, ठीक है ना, क्लिनिकल न्यूट्रिशन 6 सेमेस्टर का है। पार्ट ए में जो पहला प्रश्न है कि आहार नियोजन की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध साधनों व बजट के भीतर एक संतुलित, आकर्षक और सुरक्षित भोजन की योजना बनाना आहार नियोजन कहलाता है। अगर बात करें सेकंड, भोजन की आदतों को प्रभावित करने वाले दो बिहेवियरल व्यवहार के कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, भोजन की आदत तो मानसिक स्थिति या तनाव जिससे व्यक्ति कम या ज्यादा खाने लगता है। साथियों का दबाव या सामाजिक देख-रेख, तो ये कम ज़्यादा होता है खाने की स्थिति पर। फिर है कि गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का क्या महत्व है। फॉलिक एसिड गर्भ शिशु को तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए अनिवार्य है और इस शिशु को न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट जैसी जन्मजात विकृतियों से बचाता है। फिर है टीनेजर्स यानी किशोरों के आहार में कैलोरी और प्रोटीन की क्यों आवश्यकता बढ़ जाती है। क्योंकि किशोरावस्था तीव्र शारीरिक वृद्धि और मांसपेशियों के विकास एवं हार्मोनल परिवर्तनों की अवस्था है, इसलिए इस दौरान उन्हें ऊर्जा, कैलोरी, प्रोटीन की मांग अत्यधिक होती है। ज्यादा उलटते डांस करते ना वो वाले। फिफ्थ, इंटरनल फीडिंग से क्या तात्पर्य है। जब मरीज सामान्य रूप से मुंह से भोजन नहीं निकल पाता है तब विशेष नली की सहायता से पोषक तत्वों को सीधे उसके पेट या आंतों में पहुंचाया जाता है, जैसे ये वांगसुंग, सोनम वांगसुंग के ऊपर शायद ये टेस्ट किया जा सकता है। आगे, उपचारात्मक पोषण के कोई दो मुख्य मकसद बताइए।
तो रोग की स्थिति में शरीर की विशिष्ट पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, मरीज को प्रभावित अंगों को आराम देते हुए शीघ्र स्वास्थ्य देने होने में मदद करना। नंबर 7 है, ध्यान रखिएगा कि पेस्टिक अल्सर के रोगी को किस प्रकार से आहार से बचाना चाहिए। तो पेस्टिक अल्सर के रोगी को अत्यधिक मिर्च, मसालेदार, तले भुने, खट्टे, कैफीन युक्त चाय, कॉफी, अत्यधिक रेशे भोजन बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों से परहेज करना है। नंबर 8 है कि पीलिया रोग में मरीजों के आहार में वसा क्यों प्रतिबंधित होती है? क्योंकि पीलिया में यकृत, लीवर कमजोर हो जाता है, जिससे पित्त यानी ब्लाइड का स्राव ठीक से नहीं होता है, जो वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। इसलिए यकृत पर दबाव कम करने के लिए वसा बंद कर दी जाती है। नंबर 9 की बात करें कि टाइप ए और टाइप बी मधुमेह रोग जो है उसमें क्या अंतर है? डायबिटीज, देखो टाइप ए जो है शरीर में इंसुलिन निर्माण बिल्कुल बंद हो जाता है, इंसुलिन फिर किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। जबकि टाइप 2 में इंसुलिन तो बनता है लेकिन कोशिकाएं उसका सही उपयोग नहीं कर पाती हैं। नंबर 10 है 6 सेमेस्टर के दूसरे सिलेबस का मॉडल पेपर में नेफ्रोलॉजिकल समस्या जैसे किडनी की बीमारी में किन दो तत्वों को नियंत्रित करना पड़ता है? तो पहला तो गुर्दे की बीमारी में शरीर पर सूजन या लोड कम करने के लिए मुख्य रूप से सोडियम यानी नमक और पोटेशियम तरल पदार्थ और प्रोटीन की मात्रा को कड़ाई से कंट्रोल करना पड़ता है। अब देखो बड़े प्रश्न जो आप तैयार करें, यहाँ देख लीजिए भाग में आहार नियोजन के मुख्य सिद्धांत और मास्टर फूड की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए या समझाइए, या फिर भोजन के चुनाव और व्यक्ति की खाने की आदत पर असर डालने वाले फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और या बिहेवियरल कारणों की विस्तार से चर्चा कीजिए। वेरी मोस्ट दोनों में से कोई भी एक आना ही है। इकाई 2 से है कि गर्भावस्था एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं की विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं, इस दौरान होने वाली मुख्य स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बारे में बताइए। यानी जब ये दूसरों को फीडिंग करते तो उनके अंदर एनर्जी लेवल के लिए क्या सोर्स जरूरी है खाने के लिए, उस पर। फिर बात करते हैं बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में पोषण के महत्व को रेखांकित करते हुए विशिष्ट संतुलित आहार तंत्रिका डाइट जो चार्ट है वो तैयार कीजिए। या फिर इकाई 3 से याद रखना कि उपचारात्मक आहार से क्या तात्पर्य है, पोषक तत्वों के आधार पर सामान्य आहार में किए जाने वाले संशोधन को विस्तार से समझाना है, और मोटापा के कारण और लक्षणों का उल्लेख कीजिए, और मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के वजन प्रबंधन के लिए आहारीय परिवर्तन यानी खाने की क्या रूपरेखा है वो बताना है। इसी तरह से यूनिट 4 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या क्या है, पेस्टिक अल्सर और क्रोनिक डायरिया की स्थिति में मरीज के आहार्य प्रबंधन की व्याख्या करनी। नंबर 8 है कि हेपेटाइट और लीवर सिरोसिस के कारण व इसके लक्षण बताते हुए स्थिति में दिए जाने वाले उपचार एवं पोषण सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। यूनिट नंबर 5 है कि मधुमेह रोग के वर्गीकरण, लक्षण और उसके दैदानिक परीक्षण का वर्णन कीजिए, और मधुमेह रोगों के लिए जीवन शैली और आहार में क्या बदलाव है वो बताना है। फिर है दीर्घकालीन बुखार जैसे टीबी, टाइफाइड, उच्च रक्तचाप की स्थिति में चयापचय में होने वाले परिवर्तन तथा उसके आहारीय उपचार का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बस ये ध्यान रखना, इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हो, आप वैसे आप तैयारी तो कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हो, बट आपकी तैयारी में ये मॉडल पेपर ऐड कर लेना। झंडे गाड़ दोगे और दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, नोट्स लीजिए, क्लासेस या ऐप पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।